हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपकी क्लास बहुत अच्छी है। आज भी आप लोगों को कुछ नई और बाकी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही आपका रिवीजन भी होगा और आपको अपनी नॉलेज पे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज के सामने है आज का पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे जो है आपको बताना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था। आपको बताना है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। आपके सामने है कोतवाल, दूसरा है दरोगा, तीसरा है अमला, चौथा है जमींदार। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। चलिए बच्चा लोग बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक सभी को पता होगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। यानी कि कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनका वो स्थानीय स्तर का शान और शौकत रखने वाला व्यक्ति होगा। कौन हो सकता है? कोतवाल होगा, दरोगा होगा, अमला होगा या जमींदार होगा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी बहुत लेटेस्ट आरओ में क्वेश्चन आया हुआ था। तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा? दरोगा। जो आपका दरोगा होता है ये स्थानीय स्तर का सबसे ज़्यादा शान और शौकत रखने वाला कर्मचारी होता है। तो निश्चित ही बच्चा लोग एकदम आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, लेटेस्ट आरओ में आया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दरोगा होगा जो स्थानीय स्तर का सबसे ज़्यादा शान और शौकत रखने वाला प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए भी बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा 1799, दूसरा कह रहा 1792, तीसरा कह रहा 1796 और चौथा कह रहा 1797। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या होगा आपके हिसाब से। और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को इसमें गलती नहीं करनी है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। मुझे पता है कि आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, लेकिन याद रखिएगा ये भी आरओ 2021 में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे जो आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि 1797 ईस्वी में आपके प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। प्रयागराज का किला किसने बनवाया था? आप बता सकते हैं कि प्रयागराज का किला, या जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था, इसका किला किस शासक ने बनवाया था? अगर याद होगा तो मैंने आपको ये पढ़ाया था मेडिवल हिस्ट्री में, तो आप सभी को पता होगा कि कौन बनवाए थे। अकबर ने इलाहाबाद में भी बनवाया था, आगरा में भी बनवाया था, लाहौर में भी बनवाया था और जो है जयपुर में भी बनवाया था, साथ ही फतेहपुर सीकरी में भी बनवाया था। इन्होंने कई जगह पे किलों का निर्माण किया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? पहला कह रहा अमृतसर, दूसरा कह रहा लाहौर, तीसरा कह रहा फिरोजपुर और चौथा कह रहा मुल्तान। बहुत ही शानदार प्रश्न है और एकदम कॉमन सेंस का है। आप सभी को इसका उत्तर बताने में समस्या नहीं होगा। राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियाँ थी, एक था आपका लाहौर और एक था अमृतसर। लाहौर मैंने आपको बताया था कि ये राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक राजधानी थी। अगर आपको इन दोनों में से बताना हो तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? तो निश्चित ही ज़्यादातर कहाँ पे हो सकती हैं अदालतें? तो कहाँ पे होगा आपका? राजनीतिक राजधानी में ही ज़्यादातर न्यायिक काम भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 लाहौर बिल्कुल सही है बच्चा लोग। निश्चित ही आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए नया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1780 ईस्वी में हुआ था। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कौन सा है जो कि आपका सुमेलित नहीं है। और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें भी आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए।
चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। बच्चा लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को समय दूंगी और आपके हिसाब से क्या है जो हो जाएगा तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा, क्या है जो सही सुमेलित नहीं है। तो जो आपका सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये 17 की घटना नहीं है बल्कि 1769 की घटना है। याद रखिएगा ये संधियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इलाहाबाद की संधि क्लायू और जो है शाह आलम द्वितीय साथ ही सुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, ये आपका 1765 की घटना है। मैंगलोर की संधि ये आपकी 1784 की घटना है जो अंग्रेज़ों और टीपू के बीच में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 की घटना है और ये भी आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये संधि मराठा और अंग्रेज़ों के बीच की है। आपकी मद्रास की जो संधि है ये अंग्रेज़ों और जो है टीपू सुल्तान के बीच हुआ था जो 1769 की घटना है। और ये द्वितीय जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी के समाप्ति पर हुआ था। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त रहा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है न्यू भी हो। कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को किस नाम से जाना जाता था। कौन सा राजस्व है जो सुरक्षा के लिए मराठे वसूल करते थे। पहला कह रहा है सर देशमुखी, दूसरा कह रहा है चौथ, तीसरा कह रहा है अबवाब और चौथा कह रहा है जमादानी। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये लेटेस्ट यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ था। देखते हैं आप लोगों के हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो निश्चित ही आपका क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। जो चौथ होता था यही सबसे बड़ा इनकम होता था, सबसे बड़ा इनकम होता था मराठों का, सबसे बड़ा इनकम है, यानी कि इसी से इनको सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त होते थे चौथ। और ये जो चौथ है ये लोग सुरक्षा के बदले लेते थे, यानी कि अगर टाइम से नहीं दिया चौथ तो वो क्या करेंगे, आपके क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे और समस्या उत्पन्न करेंगे। और अगर आप समय समय पे चौथ देते रहेंगे तो ये खुद भी आक्रमण नहीं करेंगे और अगर कोई दूसरी शक्ति आक्रमण करेगा तो ये आपकी सुरक्षा भी करते थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, चौथ। और इसी से ज़्यादातर जो पड़ोसी राज्य हैं वो इनसे नाराज़ रहते थे या परेशान रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया। पहला कह रहा है बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा कह रहा है बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, तीसरा कह रहा है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, चौथा कह रहा है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान भी है और मुझे पता है कि इसका उत्तर आप सभी को पता है। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। आपको उनका नाम बताना है। आपके सामने हैं 4 ऑप्शन और इसमें से कौन सा है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, निश्चित ही ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इन्हीं से ही अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में और इन्होंने ही क्या किया है, इनको जो है दीवानी का अधिकार दिया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्योंकि आपका जो सुजाउद्दौला है ये तो अवध के हैं, इनसे करेंगे नहीं। मीर कासिम ये तो इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, ये तो होंगे नहीं। नजमुद्दौला तो नाम मात्र के नवाब रह गए थे तो ये भी होंगे नहीं। जो बादशाह हैं इन्हीं से ही दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। ये तो बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या वाघभट्ट। चलिए दीजिएगा जवाब, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। इसका काफ़ी आसान है तो सभी को इसका उत्तर पता है, निश्चित इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है कौन हो जाएंगे। तो आपके रामदास हो जाएंगे, रामदास हो जाएंगे बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, रामदास। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था। इनमें से कौन सा राज्य है जो लॉर्ड डलहौजी के विलय की नीति का सबसे पहले शिकार हुआ था। झांसी, सतारा, करौली और संबलपुर। क्या है जो आपका सही हो जाएगा, बताएंगे बच्चा लोग। काफ़ी आसान है क्योंकि मैं आपको पढ़ाई हूँ कि सबसे पहले किसका जो है हुआ था अधिग्रहण। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले सतारा का हुआ था और ये कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा आप इसके बाद जो हुआ वो संबलपुर का हुआ था जो कि 1849 की घटना है, 49
इसके बाद बात करेंगे आपकी झांसी, ये आपके 1853 में हुआ था। जो है नागपुर, ये 55 में हुआ था, और आपके अवध 56 में हुआ था। करौली भी इसी के साथ हुआ था। इस तरह से आपके जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसने औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? कह रहा है क्वेश्चन आपका, शिवाजी के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? आपको नाम बताना है। शिवाजी के कौन से उत्तराधिकारी हैं जिनको औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? पहला है संभाजी, दूसरा है राजाराम, तीसरा है ताराबाई और चौथा है साहू। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देंगे। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आपके लिए नया भी हो, तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, देखेंगे आप लोग क्या उत्तर देते हैं। तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका बिल्कुल सही है। ताराबाई, इन्होंने ही देखिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा था। ताराबाई राजाराम की क्या है, विधवा पत्नी थी। और आप देखेंगे जो संभाजी हैं ये शिवाजी के पुत्र थे, और जो साहू जी हैं ये भी आप देखेंगे कि बाद में जो है कैद में थे, छूटते हैं। तो याद रखेंगे आपकी जो ताराबाई हैं इन्हीं को ही ईमानदार की उपाधि दिया था औरंगजेब ने। इनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि ये जो ताराबाई हैं इन्होंने बहुत लंबे समय तक अकेले ही मुगलों के खिलाफ या औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा था। चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक जो राज्याभिषेक है ये कहाँ पर हुआ था? आपको ये बताना है। पुणे में हुआ था, या कोल्हापुर में हुआ था, या रायगढ़ में हुआ था, या अहमदनगर में हुआ था? दीजिएगा जवाब, आपके हिसाब से क्या है। हालांकि रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। पहला जो औपचारिक मतलब राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था बच्चा लोग याद रखिएगा, रायगढ़ में हुआ था। औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? कह रहा है रायगढ़ में, दूसरा कह रहा है सतारा में, तीसरा कह रहा है पुरंदर में और चौथा कह रहा है तंजौर में। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़ में थी, सतारा में थी, पुरंदर में थी या तंजौर में थी? बताएंगे क्या है जो कि आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराई हूँ और आपका रिपीटेड प्रश्न है और इसमें भी आप लोगों को समस्या नहीं होगी। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही है। रायगढ़ में ही शिवाजी की राजधानी थी। एकदम जो है बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का और बहुत आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए रिपीटेड है, मैं करवा चुकी हूँ तो गलत नहीं करेंगे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, यानी कि अपना राज्याभिषेक कराया और राजा बन गए थे। काफ़ी आसान है बिकॉज मैंने ये करवाया है और ये आपका बिल्कुल रिपीट हो गया है। तो रिपीटेड प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत ना करें क्योंकि ये आपके काफ़ी आसान है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1627 में उनकी जो है जन्म हुआ है और 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि वो छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट है बच्चा लोग। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय प्राप्त किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे या हैदर अली की जीत हुई थी या मराठों की जीत हुई या हैदराबाद का निज़ाम जीता था? बताएंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है बिकॉज काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को पहले से समझा चुकी हूँ। जो आप क्लासेस सॉल्व कर चुके हैं उसमें आपने ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व किया है तो समस्या नहीं होगी। तो निश्चित ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह हराया था और इन लोगों को बहुत अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी हैदर अली के साथ। पहली बार जो हैदर अली हैं ये बैठे हुए थे सिंहासन पर और जो अंग्रेज हैं ये खड़े थे और इनकी हर शर्त को मानने के लिए मजबूर थे। ये आपका पहला ही आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इनमें से कौन से सिख गुरु का जन्म पटना यानी कि बिहार में हुआ था? काफ़ी आसान है, नानक हैं, तेग बहादुर हैं या हरगोबिंद है या गुरु गोबिंद सिंह हैं?
तो इसका आप सभी को उत्तर पता होगा, क्योंकि काफ़ी आसान प्रश्न है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है, आयोग ने इसको पूछा है, इसीलिए आपके सम्मुख ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आपके जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्हीं का जन्म पटना में हुआ था और इनकी जो समाधि है वो भी पटना में ही बनी हुई है। तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि इनकी जो मृत्यु है ये दक्षिण में हुई थी, एक अफगान सरदार ने इनकी दक्षिण में हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? इनमें से कौन है जिनको गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? पहला कह रहा है गुरु रामदास, दूसरा कह रहा है गुरु अमरदास, तीसरा कह रहा है गुरु हरराय और चौथा कह रहा है गुरु अंगद। फटाफट उत्तर देंगे, काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि मैंने जितने भी गुरु हैं सबका क्रम भी बताया है और कौन किस लिए फेमस है ये भी बताया है, कौन किस शासक के टाइम पीरियड से जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही बहुत डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब इन प्रश्नों में तो कोई दम नहीं है, आप सभी को पता है कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, गुरु अंगद ही तो गुरु नानक के बाद जो है अगले दूसरे नंबर के गुरु बने थे। इसके बाद रामदास, अमरदास जो है बारी बारी करके सब लोग आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है और आपके सामने है 4 ऑप्शन और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, कौन सा है जो सत्य नहीं है। पहला अच्छा कौन सा है जो एक सुमेलित है, आपको जो बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सुमेलित है। देखते हैं क्या आप लोग सही उत्तर देंगे। तो पहला कह रहा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुए थे, क्या ये बात सुमेलित है? दूसरा कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, क्या ये सही सुमेलित है? तीसरा कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथे में कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है? इन चारों में से कोई एक ही जो सही सुमेलित है और आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे कौन सा है जो सही सुमेलित है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है ये सही सुमेलित है। आप सभी को पता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान हैं ये युद्ध में लड़ते हुए अंग्रेजों से पराजित हुए थे और दिवंगत हुए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी। टीपू सुल्तान ने ही कहा था कि एक दिन शेर की तरह जीना अच्छा है, 100 दिन या 1000 दिन भेड़िए की तरह जीने से कहीं ज़्यादा। तो आपका दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीते थे, बल्कि यहाँ पे टीपू सुल्तान युद्ध हार गए थे और इन्हें अपना बहुत बड़ा भूभाग देना पड़ा था अंग्रेज़ों को, साथ ही अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों के पास बंदी के रूप में भी भेजना पड़ा था, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ पराजित हो रहे थे, लेकिन इसी दरमियान हैदर अली की अचानक से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये संधि करनी पड़ी और संधि करने के बाद ये युद्ध जो है ये रुक गया था। पहले जो हुई थी आपका मतलब युद्ध हुआ था, इसके दरमियान भी आप देखेंगे कि संधि हुई, दूसरे में भी आपकी संधि हुई, तीसरे में भी संधि हुई और चौथे में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। पहले में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था, पराजित नहीं हुए थे बल्कि अंग्रेज़ों को पराजित किया था, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया है। तो मैंने आपको बताया था पहला जो युद्ध हुआ था इसके द्वारा मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास देखिए छोटा अक्षर है तो पहले आएगा। द्वितीय के बाद इन्होंने मंगलौर की संधि की थी, मंगलौर की संधि 4 अक्षर का है, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे के बाद ये है श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपत्तनम। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। देखिए सबसे छोटा जो 3 अक्षर का है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ संधि, दूसरे नंबर पे जो 4 अक्षर का है ये दूसरे नंबर पे हुआ संधि है और तीसरे वाले में सबसे बड़े जो अक्षर वाला है ये संधि हुई थी। अगर आपको भूल जाए तो ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चौथे में कोई संधि नहीं हुई बिकॉज जो आपके टीपू सुल्तान हैं ये अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए थे, ये युद्ध जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम बताना है आपको। पहला कह रहा है महेश दास, दूसरा कह रहा है लक्ष्मण देव, तीसरा कह रहा है द्वारका दास और चौथा कह रहा है हर नाम द्वारा। फटाफट देंगे उत्तर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था?
आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए नया होगा, लेकिन याद रखिएगा आयोग ने पूछा हुआ है इसको, यूपीपीसीएस में भी आया है और भी मेंस में आया हुआ है, और वो भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लक्षण दास या लक्षण देव जो है, इनको लक्षण देव कहिए या लक्षण देव कहिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा लक्षण देव, लक्षण देव। तो लक्षण देव मिले या लक्षण देव मिले, दोनों की बात है, लक्षण देव ज़्यादा सही है। तो दोनों में से जो भी मिल जाएगा याद रखिएगा, लक्षण देव कहिए या लक्षण देव कहिए, यही बंदा बहादुर का मूल नाम है। तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आयोग के द्वारा पूछे हुए सभी प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन से गुरु हैं जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पहला है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा है गुरु अर्जुन देव और चौथा है गुरु नानक देव। दीजिएगा जवाब। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, ये चीज़ मुझे पता है बिकॉज ये रिपीटेड प्रश्न भी है और आपको ये पता भी रहता है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही बच्चा लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। गुरु नानक देव ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब किया था, 1699 ईस्वी में। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। शिवाजी के समय सर नौबत का पद संबंधित था। ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, मैं बाइटर के समझाई हूँ आप लोगों को, देखते हैं याद है या नहीं। पहला कह रहा है वित्तीय प्रशासन से, दूसरा कह रहा है न्यायिक प्रशासन से, तीसरा कह रहा है स्थानीय प्रशासन से और चौथा कह रहा है सैन्य प्रशासन से। बताएंगे शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद किससे संबंधित था। क्या हो जाएगा चलो, तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही बहुत आसान है। क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये किससे जुड़े हुए हैं, सर ए नौबत या सर नौबत। तो ये चीज़ मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था कि जो सर ये नौबत है ये कौन हो सकते हैं। जब कभी साम्राज्य पे आक्रमण होगा तो जिसके ऊपर सबसे पहले समस्या आएगी, नौबत आएगी, वो कौन हो सकते हैं, सैन्य प्रशासन से है, सेनापति हैं। सेनापति को ही सर ए नौबत कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट है, आप सभी का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पर विचार कीजिए, कौन जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या होगा। देखिए आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है, क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि सहायक संधि करने वाले लोगों का क्रम बताना है जिन्होंने वेलेस्ली से संधि की थी, सहायक संधि। हैदराबाद है, मैसूर है, अवध है और सिंधिया हैं। और आपके सामने है ऑप्शन 1 2 3 4, बी में है 1 3 4 2, सी में है 4 3 2 1 और डी में है आपका 2 3 2 1 4। दीजिएगा जवाब आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं और ये भी आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको सही कर पाएंगे। क्या होगा बच्चा लोग, याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि स्वीकार किया था, आप सभी को पता होगा। इसमें देखिए पहला आगे नहीं है तो हट गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे जिसने किया है वो आपके अवध हैं, ये आपका मतलब सॉरी मैसूर है, और उसके बाद आपका अवध है और फिर आपके सबसे लास्ट में सिंधिया ने किया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधिया सबसे लास्ट में करने वाले हैं। ये अंग्रेज़ों के जो है एक तरीके से काफ़ी सपोर्टर थे, इसलिए इनके ऊपर ये संधि लास्ट में लागू की गई है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम में है, ये याद करके रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न था। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के राज्य के विलय के क्रम में लगाना है आपको। ये भी देखिए आज ही की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि जो विलय हुआ है उनका क्रम मैंने आज ही बताया है, तो क्रम लगाने में समस्या नहीं होगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं, क्रम कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपके सामने राज्य हैं और आपके सामने कोट भी है और आप लोगों को सही उत्तर बताना है। झांसी है, संबलपुर है और सतारा है। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है पहला तीसरा दूसरा, सी में है तीसरा दूसरा पहला और डी में है तीसरा पहला दूसरा। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग आपके हिसाब से। देखिए बहुत ही आसान है, आप सभी को मैंने बताया था सबसे पहले जो है वो सतारा का विलय हुआ था, सबसे पहले सतारा का हुआ। तो देखिए इसमें पहले नंबर पे 3 नहीं है और ये घटना मैंने अभी आपको बताया ये 1848 की घटना है।
इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हुआ है वो भी मैंने आपको बताया कि आपका संबलपुर का हुआ है, जो कि 1849 की घटना है। झांसी जो है ये 1853 की घटना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका तीसरा आएगा, फिर दूसरा और फिर पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। सभी का उत्तर सही है, बढ़िया जवाब था, हालांकि आसान भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बताएंगे। अंतिम गवर्नर कौन है बंगाल के, आपको उनका नाम बताना है। पहला कह रहा है सरफराज खान, दूसरा कह रहा है मुर्शिद कुली खान, तीसरा कह रहा है कि अली खान और चौथा कह रहा है मोहम्मद खान। यानी कि कौन से है जो मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल के गवर्नर हैं, आपको उनका नाम बताना है। मुग़ल सम्राट की बात कर रहा है, इसको ब्रिटिश सम्राट का नाम मत समझिएगा। ये देखिए नाम से पता चला हिंदू हैं, तो मतलब जो है इंडियंस हैं, तो इंडिया के सम्राट ही नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन है बंगाल का, उनका नाम बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है सरफराज खान है, मुर्शिद कुली खां है, अली खां है और मोहम्मद खां है। काफ़ी आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये भी रिपीटेड है आपका। मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ कि जो अपने आप को स्वतंत्र करते हैं वो कौन थे, तो वो कौन हो जाएंगे। निश्चित ही इसमें भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है। चलिए दीजिएगा जवाब, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। तो निश्चित ही आपका एकदम सही है, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, और ये अंतिम गवर्नर हैं जिनको अंग्रेज मतलब जो है मुग़लों ने नियुक्त किया। इन्होंने ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। इसके बाद वालों ने तो कभी मतलब जो है मुग़लों को अपना स्वामी माना ही नहीं। और आपने ये भी देखा था कि जो आगे चल के आपके क्या कहते हैं, जो नाना थे जो उस समय के आपके सिराजुद्दौला, नाम ही याद नहीं आता जब याद करने लगो, सिराजुद्दौला, इतना आसान नाम। सिराजुद्दौला के जो नाना थे, इन्होंने अंतिम रूप से जो है टैक्स वगैरह देना भी बंद कर दिया था मुग़लों को। यानी कि नियुक्त नहीं होते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो लोग टैक्स वगैरह देते थे। लेकिन सिराजुद्दौला के नाना ने तो, जो अली वर्दी खां थे, उन्होंने तो पूरी तरह से बंद ही कर दिया मुग़लों को पैसे वगैरह भेजना भी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था, संभाजी, राजाराम या जीजाबाई या ताराबाई। काफ़ी आसान है, आज ही के क्लास में इसको सॉल्व कराई हूँ, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो बहुत आसान है बच्चा लोग, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपकी ताराबाई हो जाएंगी। ताराबाई ही जिनको बहादुर, ये ईमानदार की उपाधि दिया था औरंगजेब ने, इन्होंने ही सबसे लास्ट टाइम तक मुग़लों को जो है औरंगजेब के टाइम में टक्कर दिया था। आगे चल के समस्या हो जाती है जब साहू जी को मुग़लों के कैद से छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बढ़िया है और आसान भी है, क्योंकि ये भी मैंने सॉल्व कराया है। विथ डेट ये क्वेश्चन आया हुआ है, और विथ डेट मैंने आप लोगों को ये सॉल्व कराया हुआ है। कह रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है। पहला कह रहा है 14 जनवरी 1760, दूसरा कह रहा है 5 जनवरी 1761, तीसरा कह रहा है 14 जनवरी 1761 और चौथा कह रहा है 5 नवंबर 1556। बहुत आसान है और रिपीटेड प्रश्न है, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला है। निश्चित ही सभी को पता है कि ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का युद्ध, और ये किसके बीच हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये जिसमें मराठा जो है बुरी तरह पराजित हुए थे और मराठों का वहीं से पतन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। यहाँ से कौन से ऐसे गवर्नर जनरल हैं या जो है आपके ब्रिटिश गवर्नर हैं जिनके टाइम पीरियड में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बहुत आसान है और रिपीटेड प्रश्न है। सर जॉन शोर हैं या लॉर्ड वेलेस्ली हैं या लॉर्ड हेस्टिंग हैं या लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। कौन हो जाएंगे बच्चा लोग, सभी को इसका उत्तर पता होगा और इसे सॉल्व करने में आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए और सभी को इसका उत्तर देना है। देखते हैं आप सभी का उत्तर क्या आने वाला है। तो याद रखेंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का ही तो टाइम पीरियड था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, जो कि आपका हुआ था 1516 के दरमियान। इस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में ये युद्ध हुए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है।
ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है? कॉर्नवालिस हैं, हेस्टिंग है, शोर है या बेंटिक है? चलिए दीजिएगा जवाब। शानदार प्रश्न है और आपके हिसाब से क्या हो जाएगा उत्तर, आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके जो हैं उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हैं और इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर चतुर्थ होता तब वहाँ पे आपके वेलेस्ली हो जाते। यहाँ पे तृतीय की बात कर रहा है तो तृतीय के समय आपके कॉर्नवालिस थे, अगर चतुर्थ होता तो आपका वेलेस्ली हो जाता। चलो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर द्वितीय की बात करता तो वारेन हेस्टिंग हो जाते। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति के आधार पर किया गया था? बहुत आसान है, हालांकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा कि किस आधार पे डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। पहला कह रहा अपहरण की नीति द्वारा, दूसरा कह रहा युद्ध द्वारा, तीसरा कह रहा सहायक संधि द्वारा, चौथा कह रहा कुप्रशासन के द्वारा। तो इसमें तो कोई दम नहीं है और सभी को पता है कि अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके 1856 में विलय कर लिया गया था। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1856 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? बताएंगे कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया है? उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है आप लोगों को। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको आयोग ने पूछा हुआ है। तो जो आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बेंटिक। ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है कि किसने मैसूर का विलय किया हुआ था। तो याद रखेंगे मैसूर का विलय कौन कर रहे हैं? विलियम बेंटिक ने किया था। ये भी आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयोग ने इसको भी कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? इनमें से कौन सी बात है जो महाराजा दिलीप सिंह के बारे में सत्य है, आपको वो बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। दूसरा कह रहा है नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तीसरा कह रहा है उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा। चौथा कह रहा है वह कभी भी रूस नहीं गए। इसमें से कौन सी बात है जो सत्य है आपके दिलीप सिंह के बारे में? आप सभी को पता है राजा रणजीत सिंह के ये उत्तराधिकारी हैं, सबसे लास्ट के ये जो है मतलब जो सिखों के प्रतिनिधि हैं, एक तरीके से कहीं शासक के रूप में यही माने जाते हैं। तो याद रखेंगे क्या है जो सत्य हो जाएगा। ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर केवल और फर्स्ट सही है। चूँकि आप देख रहे हैं 23 अक्टूबर 1793 को उनका निधन पेरिस में हुआ, तो पेरिस में ही उनकी अंत्येष्टि हुई, वहीं पर इनकी समाधि है। और ये सिख धर्म को छोड़ करके ईसाई बन गए थे, इसलिए ये भी गलत है। और ये रूस वगैरह का भ्रमण किए थे, कह रहा रूस कभी नहीं गए, विदेशों में ही रह गए, विदेशों का ही भ्रमण किया और विदेशों में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनको पेंशन दे के पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया था, चूँकि ये नाबालिग थे और ये बाहर ही घूमते टहलते इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत नहीं आए थे और ये सिख धर्म भी छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था, आपको ये बताना है। और याद रखेंगे ये भी आयोग के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। पहला कह रहा है माउंट आबू, दूसरा कह रहा है नैनीताल, तीसरा कह रहा है सरधना और चौथा कह रहा है कानपुर। आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान प्रश्न है। याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। सरधना में जो आपकी बेगम समरू हैं, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक क्रिश्चियन व्यक्ति से विवाह किया था और इन्होंने इसीलिए देखिए चर्च का निर्माण भी कराया है अपने उन्हीं जो क्रिश्चियन पति थे या पार्टनर थे उनकी याद में। अगला है 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, दूसरा कह रहा है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, तीसरा कह रहा है फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, चौथा कह रहा है डच तथा बाजीराव द्वितीय। चलिए दीजिएगा जवाब बच्चा लोग, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले। काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है और बहुत आसान भी है। आप लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा कि जो बसीन की संधि है, कई बार पूछता है कि बसीन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी। पहले तो एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया।
दूसरा पूछा है कि किसके बीच हुई है, तो अंग्रेजों के बीच हुई है और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई है। किसके बीच में हुई? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो बाजीराव द्वितीय है, इस संधि के बाद ये बिठूर में आके रहने लगे थे, जहाँ पे आपने देखा था मनु यानी कि झांसी की जो रानी है इन्हीं के साथ रहती थी और वो इन्हीं के अंडर में बड़ी हुई थी और घुड़सवारी तलवारबाजी सब कुछ सीखा था उन्होंने। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इसका उत्तर देना है। पहला कह रहा है जेम्स आउटरम, दूसरा कह रहा है WH स्लीमैन, तीसरा कह रहा है बिशप हेबर और चौथा कह रहा है जनरल लो। बताएंगे जब अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था वहाँ का, और उसी की रिपोर्ट के आधार पे अवध का विलय भी हुआ था। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन रेजिडेंट था, कभी कभी पूछता है कि किसकी रिपोर्ट पर हुआ था। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 बार 2 तरह से पूछा हुआ है। आपको बताना है वो रेजिडेंट कौन है और कभी कभी आपको ये बताना होगा कि किसकी रिपोर्ट पर अवध का विलय हुआ था। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आयोग ने इसको भी कई बार पूछा हुआ है। जेम्स आउटरम, इन्हीं की रिपोर्ट पर ही विलय किया गया था। इन्होंने ही जाली रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट बना करके अवध में कुशासन दिखाया था और यही वहाँ के रेजिडेंट भी थे। याद रखेंगे, आपका ये 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध मैदान का कहाँ स्थित है, यानी कि जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था वो मैदान कहाँ है, किस राज्य में है? बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में है? आज का सबसे आसान प्रश्न और इसका उत्तर आप सभी को पता है कि जो आपका प्लासी का युद्ध है ये कहाँ पे हुआ था। तो नो डाउट आप सभी को पता है कहाँ पे है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में ही है। और कभी कभी पूछता कौन सी नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इसको प्लासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मैदान में प्लास के बहुत ज़्यादा प्लांट हैं, इसीलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चा लोग। आपका आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? कॉर्नवालिस है या लॉर्ड हेस्टिंग है या वेलेस्ली है या वॉरेन हेस्टिंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन कई बार उठाया गया है। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग? केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड है, लॉर्ड हेस्टिंग ने ही आंग्ल नेपाल युद्ध का जो टाइम पीरियड है ये लॉर्ड हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेपाल के साथ युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ है। इन्हीं के टाइम में देखिए आपका तृतीय मराठा युद्ध भी इन्हीं के टाइम का था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। आपको उस मराठा शासक का नाम बताना है या राजनीतिज्ञ का नाम बताना है जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था। सिंधिया थे, फडणवीस थे, माधवराव थे या बालाजी बाजीराव थे? बताएंगे कौन हो जाएंगे? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है किसके साथ मराठों का जो आधुनिकीकरण है ये लुप्त हो गया था। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी को देना है और उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे, क्योंकि ये नाम काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। नाना फडणवीस यही सबसे अच्छे उत्तम माने जाते हैं आपके शिवाजी के बाद, और या कहिए बाजीराव जो फर्स्ट हैं इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया था। तो बाजीराव फर्स्ट हो ऑप्शन में, तो बाजीराव फर्स्ट भी बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन बाजीराव के बाद जो आते हैं वो नाना साहब ही हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है। इसके बाद के जो आते हैं पेशवा वो कहीं ना कहीं उतने अच्छे नहीं रहे, इसी वजह से पेशवा साम्राज्य का पतन हुआ। तो उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। हम लोग ऐसे ही क्लास आगे भी करेंगे। आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सुझाव है वो भी कमेंट कीजिए, अगर कोई डिमांड है वो भी कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग कल ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और फिर से कुछ नया सीखेंगे, पुराना रिवीजन करेंगे और साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा और क्या चाहिए। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।